आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा, क्या फार्मूला होगा, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, इसका डेरिवेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जैसा कि हेडिंग ये दिया गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए आपके मन में ये बात हो सकती है कि जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? कौन सा एक्सेलरेशन होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब तो दोनों ही होगा। मतलब टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा, दोनों होगा। बात समझे कि नहीं? फिर सुनिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब तो सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा। रेडियल कहिए या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहिए, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब वैसे स्थिति में दोनों होगा, ठीक है। और देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जैसे आपके सामने अभी उदाहरण है। देखो पंखा जब आपका फुल स्पीड में ये आपका चल रहा है, पंखा जब आपका फुल स्पीड में चल रहा है तो उसका स्पीड घटता बढ़ता तो नहीं है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। तो यह जो एग्जांपल हुआ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हुआ, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या होगा? आप पंखा का स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके बाद भी तो वो कुछ देर तक घूमता ही रहेगा, लेकिन उसका क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड घटता जाएगा। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो स्पीड उसका घटता जाएगा। तब जो एग्जांपल हुआ वो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हुआ। आई बात समझ में? या जब आप पंखा का स्विच ऑन करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हो पंखा, तो वैसे स्थिति में क्या होता है? शुरू में धीरे धीरे फिर उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वह जो एग्जाम्पल हुआ वो नॉन यूनिफॉर्म का हुआ। लेकिन फिर क्या होता है? थोड़ा देर बाद एक फिक्स स्पीड उसका हो जाता है और उसी स्पीड से फिर जो है वो घूमते रहता है। तो यह जो हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। तो बात समझ में आया कि यूनिफॉर्म कौन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म कौन हुआ? फुल स्पीड में चल रहा है तो यूनिफॉर्म, जब आप स्विच ऑफ जैसे कर दिए तो वह नॉन यूनिफॉर्म में आ गया। आई बात समझ में? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? कौन सा एक्सेलरेशन होगा? रेडियल। रेडियल को और क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन होगा रेडियल या सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल जब एक्सेलरेशन होगा तो उसी के अनुसार सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। जब एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल बनेगा तो फोर्स भी होगा। तो यहाँ पर मेनली हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जैसे ही निकल जाएगा तो फोर्स तो आसान बात है, मास से गुना कर देंगे, और इसका जो फार्मूला आएगा फोर्स mv²/r। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में निश्चित रूप से जो है आपका एक्सेलरेशन बनेगा, वो कौन सा बनेगा? समझ में आ गया? रेडियल होगा। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मान लीजिए इस तरह से ये जो है चक्कर लगा रहा है, जैसा आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और इसका स्पीड कितना है? v है। किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है? v है, ठीक है। और यूनिफॉर्म में स्वाभाविक है कि ये जो भी है, अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो ये आपका फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने की वजह से। किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, ठीक है। तो डायरेक्शन हर जगह चेंज करता है। जैसे यहाँ देखो, जब ए पर है बॉडी तो यहाँ पर इसका ये डायरेक्शन हुआ, टेंजेंट खींचा गया। देखिए रेडियस पर, ये रेडियस है तो इस पर टेंजेंट है, ये 90 है। और जब यहाँ पर बी पर चला गया बॉडी, तब यहाँ भी देखिए इसका ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, और ये भी क्या है? रेडियस के साथ देखिए ये जो है आपका 90 बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी समय पार्टिकल बी पर है, ठीक है, और ए से बी पर आया, और ए से बी पर आने में समय कितना लगा? t समय लगा। ए से बी तक आने में समय कितना लगा? t टाइम लगा। t टाइम के बाद वह ए से बी पर आ रहा है।
तो अब यहाँ पर देखो जैसे ये भी है, ये थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, भी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, भी साइन थीटा, और ये एंगल आपका थीटा है। अब ये थीटा कैसे है इसको भी समझना जरूरी है। देखो जैसे ए से पार्टिकल बी पर गया और कितना एंगल कवर कर रहा है, थीटा। ए से पार्टिकल बी पर गया और कितना एंगल कवर कर रहा है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब अगर ये थीटा हो गया और ये तो पता है कि ये आपका 90 बनाएगा रेडियस के साथ, तो ये थीटा हो गया तो इसको तो 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा, इसलिए कि पूरा तो ये 90 होगा। तो जब ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में फिर परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये और ये परपेंडिकुलर है, इसलिए कि ये हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट है और ये कौन सा है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट है कि नहीं, ठीक है। ये हॉरिजेंटल है और ये कौन सा है, वर्टिकल है। तो यहाँ पर जो है ये अगर आपका थीटा था तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये पता है। और जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर देखो ये तो पूरा 90 है ना, तो 90 में घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए, 90 माइनस थीटा को घटा दीजिए, और क्या, 90 में 90 माइनस थीटा को घटा दीजिए, तो क्या बचा, थीटा बचा ना। तो इसलिए ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या होना होगा, इसको तो थीटा होना ही होगा। बोलो बात समझ में आया कि ये थीटा कैसे हुआ। अब काम हमको सिर्फ इसी एंगल का है, थीटा का है, और समझने के लिए अब ये सब हम हटा भी सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अब हम इसको थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं ताकि फिगर जो है थोड़ा सा साफ सुथरा रहे, ठीक है। अब इस एंगल से हमको मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए ये अगर वेलोसिटी आपका भी हो गया, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, भी कॉस थीटा हुआ, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया, भी साइन थीटा हुआ। अब यहाँ देखिए वही लिखें, एट पॉइंट बी पर चले आइए, ठीक है। बी पर इफ पार्टिकल मूव्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड भी है और रेडियस कितना आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, रेडियस आ रहा है, स्पीड भी है। अब एट पॉइंट बी की बात करें, बी पर जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो क्या है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, बी पर भी कॉस थीटा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, भी कॉस थीटा। तो वी एक्स जो है ये कितने के बराबर हो गया, भी कॉस थीटा। और ये आपको पता है कि अगर एंगल स्मॉल हो तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर एंगल स्मॉल होता है तो कॉस थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा जैसे 1 रख देंगे तो वी एक्स कितने के बराबर हो गया, भी के बराबर होगा। और ये याद रखना है, पूरे फिजिक्स में इसकी ज़रूरत है। अगर एंगल स्मॉल हो तो कॉस थीटा 1, एंगल स्मॉल हो तो कॉस थीटा 1, और साइन थीटा थीटा, साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1, साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1। याद रखिएगा, पूरे फिजिक्स के लिए इसकी आवश्यकता है। और मैथ का तो चीज़ें हैं, ठीक है, मैथ का तो है ही। अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर वी वाई की। तो वी वाई कितना है, ये वाला पार्ट वी वाई है, ये कितना है, वी साइन थीटा है। तो वी साइन थीटा कितने के बराबर हो गया, भी थीटा। क्यों, एंगल अगर स्मॉल हो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, भी थीटा। तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गया भी थीटा। अब जरा समझिए, यहाँ जो आपका भी साइन थीटा था ये हो गया भी थीटा, और भी कॉस थीटा ये क्या हो गया, भी हो गया, ये क्या हो गया, भी हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये हो गया भी, ये हो गया भी थीटा। अच्छा अब ये बताइए, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना था, ए पर हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी भी है, कितना है देखिए। तो ए पर हॉरिजेंटल वाला क्या है, भी है, और यहाँ पर भी हॉरिजेंटल कितना है, भी है, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल कितना है, भी थीटा है, और यहाँ पर वर्टिकल कितना है, 0 है। इसलिए कि जब कोई पार्टिकल का सारा वेलोसिटी इधर ही है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा, और कोई भी चीज़ का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, ये आपको पता है। जैसे कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, हम पूछे भैया वाई कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा।
कोई पार्टिकल y डायरेक्शन में जा रहा है, हम पूछे x कंपोनेंट कितना होगा, तो 0 होगा। कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है, पूछे y कंपोनेंट कितना होगा, तो 0 होगा। किसी भी चीज़ का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 होगा, जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इसलिए अगर इधर भी है तो इधर तो 0 होना ही है। अब यहाँ जरा देखिए, ये बताइए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, बोलते चले जोर जोर से, ये कितना है, v है, ये कितना है, ये भी v है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हुआ क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हुआ क्या, हुआ क्या, नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तब देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या चेंज होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या चेंज होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इधर यहाँ वेलोसिटी क्या है, v थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेंज होगा तो v थीटा माइनस 0, v थीटा में 0 को घटा दीजिए तो कितना हो गया, v थीटा हो गया, क्या हो गया, v थीटा हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन होता क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यह जो मिला हमको चेंज इन वेलोसिटी मिला, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मिला, v थीटा। निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इसके लिए क्या करेंगे, रेट के लिए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना, क्या करेंगे, टाइम से भाग दे देंगे। जब भी रेट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, टाइम से भाग देते हैं। रेट की बात करेंगे तो टाइम से भाग देते हैं। तो थीटा बाई टी, थीटा बाई टी, और थीटा बाई टी क्या हो गया, यहाँ ओमेगा हो गया, ये थीटा तो था ही, टी से भाग दे दिया। और थीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा बाई टी ओमेगा हो गया, तो v इंटू ओमेगा, और v और ओमेगा के बीच हम लोग एक खूबसूरत रिलेशन है, ये हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, v इक्वल टू ओमेगा r, ये जानते हैं, v इक्वल टू ओमेगा r। तो ओमेगा कितने के बराबर हो जाएगा, v बाय r। ओमेगा कितने के बराबर हो जाएगा, v बाय r। तो ओमेगा को दे दीजिए आप v अपॉन r, ओमेगा को v बाय r। तो क्या मिल गया, यहाँ देखो सही है, v स्क्वायर अपॉन r। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, एक्सेलरेशन। और यह जो एक्सेलरेशन है, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, यह एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यह एक स्पेशल एक्सेलरेशन है, जिसका नाम भी स्पेशल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल एक्सेलरेशन। तो ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन, आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये कितना हो गया, v स्क्वायर अपॉन r। मेन तो आपका यही है, ये रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। और ये कितना हो गया भैया, तो v स्क्वायर अपॉन r, ये एक्सेलरेशन मिला। मेन टारगेट क्या है हम लोगों का, फोर्स को निकालना है। तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, और यह जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है किधर लगता है, सेंटर के तरफ लगता है। किधर लगता है, सेंटर के तरफ लगता है, ठीक है। जब ये एक्सेलरेशन लगेगा तो फोर्स भी लगेगा। फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो, जैसे प्रैक्टिकल तौर पर अगर कोई भी कार पर, ऑटो पर अगर आप बैठे हुए हैं और कोई गोलंबर का चक्कर लगा रहे हो, तो उसमें गौर किए हो, जैसे ही वो गोलंबर के चक्कर लगाने लगेगा तो काफी हड़बड़ा जाते हो और तुरंत जो है ना, ऑटो का सीट पकड़ने लगते हो, है ना, कार का जो इधर हैंडल पकड़ने लगते हो, तो आप तुरंत जो है परेशान हो जाते हो।
सीधा जा रही हो तो कोई बात नहीं, आराम से नींद भी मार रहे हैं तो टूटेगा भी नहीं, लेकिन जैसे गोलंबर का चक्कर लगाने लगते हो तो फिर हार मारा जाते हो। आखिर ऐसा होता क्यों? तो ये इसी के वजह से होता है। और सीधी अगर गाड़ी चलते रहे तो कोई टेंशन नहीं है, कि बाइक भी अगर सीधी चलते रहे तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो यहाँ सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू कैसा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या, v स्क्वायर अपॉन r। तो यही इसके लिए फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये कैसा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसके वजह से जो फोर्स लगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यहाँ देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है ये सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन आप जैसे ही गोलंबर के चारों तरफ आप मूव करोगे ना, तो आपको ये फील होगा, जरा गौर करना कि अगर आप सीट पर बैठे हुए हो तो आप सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ आप झुकते हो या बाहर आपके फोर्स का एहसास होता है? क्या होता है आपको, क्या एहसास होता है? तुमको एहसास होता होगा कि बाहर हम गिर रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एक्चुअली अंदर है। तो ये कार पर, ऑटो पर अंदर लगा, लेकिन आपको क्या फील हुआ, तुमको लगा कि जो है सो हम बाहर गिर रहे हैं, बाहर की तरफ तुम जाने लगते हो, है ना। तो इसका कारण है, समझ सकते हैं एज ए रिएक्शन फोर्स, लेकिन एक्चुअली है ये सूडो फोर्स, एक्चुअली है ये सूडो फोर्स, जो कि इनर्शिया की वजह से प्रोड्यूस होता है। किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? ये इनर्शिया के वजह से प्रोड्यूस होता है। इसका सुटेबल एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आप चटाई पे खड़े हो, मैट पे खड़े हो, ठीक है, और चटाई को पकड़ के हम आगे खींच दिए, तुम किधर गिरते हो बताओ? तुम पीछे 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 कौन फोर्स लगाया? कोई नहीं लगाया, कोई लगाया पीछे फोर्स? चटाई पे तुम खड़े थे, हम तो आगे चटाई को खींचे, गिरे तुम पीछे, तो हम क्या करें इसमें, है कि नहीं? आगे लगाया गया था ना फोर्स, की पीछे लगाया गया था? आगे लगा गया, तो गिरे किधर? पीछे तो कोई नहीं लगाया था फोर्स, लेकिन गिर किधर गए? पीछे। यहीं बेंच पर ही मान लो कि तुम खड़े हो जाओ, बेंच को हम आगे पकड़ के खींच लेते हैं जोर से, किधर गिरोगे, आगे कि पीछे? तो पीछे कौन फोर्स लगाया? कोई नहीं, है ना। तो इसी फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। आई बात समझ में? और ये इनर्शिया के वजह से प्रोड्यूस होता है। समझने के लिए एज रिएक्शन समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली है ये सूडो फोर्स। तो वास्तव में क्या होता है कि जैसे ही अगर हम चटाई पकड़ के खींचे तो तुम्हारा पैर आ गया आगे, और सर वाला पोर्शन जहाँ था वहीं रह गया, वो पीछे नहीं गया, एक्चुअली वो जहाँ था वहीं रह गया, इसलिए तुमको लगता है हम पीछे गिर गए। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे मान लो जो लड़का IIT कंप्लीट कर गया, है कि नहीं, और उसका दोस्त था जो कि वो IIT नहीं किया, वो NIT कॉलेज मिला उसको, है ना, तो वो उसको क्या कहेगा? चला गधा था, नहीं पढ़ा था ना, तो तुम्हें IIT होता ना, तो ऐसा नहीं क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन उसके तुलना में कम पढ़ा। तो वही बात है, तुम पीछे गिरते एक्चुअली नहीं हो, आगे हम खींचे, तुम्हारा पैर आगे आ गया, ये जहाँ था वही है, तुमको लगा कि हम पीछे गिर, तो इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी फोर्स, झूठा फोर्स, छलिया फोर्स, एक्चुअली इनर्शिया के कारण प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर F के लिए क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास? क्या फॉर्मूला हो गया? mv स्क्वायर अपॉन r। और इसका कई फॉर्म हम लोग दे सकते हैं, देते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यह बात तो समझ गए कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों फोर्स बराबर होता है। दोनों फोर्स क्या होता है? मतलब हम जितना तेजी के साथ खींचेंगे चटाई, तुम उतना ही तेजी के साथ गिरोगे, उतना ही फोर्स लगेगा, दोनों बराबर और विपरीत होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू
सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों बराबर और विपरीत होता है। और सेंट्रीफ्यूगल का भी शाब्दिक अर्थ होता है सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल का मतलब ही होता है अवे। तो अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, ये किधर लगता है? सेंटर से बाहर लगता है। किधर लगता है? सेंटर से बाहर लगता है। ये अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। और पिटल का क्या बताया था? ये टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। आई बात समझ में? ये टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। तो यहाँ देखिए अगर कोई भी ये सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ जो लगेगा ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ। और अंदर जो लगेगा ये क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल लगेगा अंदर और फ्यूगल लगेगा बाहर हमेशा ही। अब सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या होगा? सेंटर से बाहर खींचिए लाइन, सीधा आगे बढ़ा दीजिए, ये फ्यूगल का डायरेक्शन होगा। यहाँ ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, सीधा बाहर, ये सेंट्रीफ्यूगल का होगा। और वही पिटल का क्या होगा? इसका तीर अंदर कर लीजिए, पिटल का अंदर, फ्यूगल का बाहर। बात समझ में आया? फ्यूगल का बाहर और पिटल का अंदर। फिर देखिए कई फॉर्म होता है, कई फॉर्म होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कई डिफरेंट फॉर्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी हम लोग देखें, F के लिए क्या फॉर्मूला होता है? F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और ये बताओ v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा r। तो m और v को ओमेगा r का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे r। तो यहाँ पर m, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा? आर होगा। ये देखिए आर आर कट गया, क्या बचा यहाँ पर? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आपका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और भी देखिए फिर आगे, जैसे अगर दूसरा फॉर्म में और लेना चाहें टाइम पीरियड के टर्म में, बताओ तो ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है? हाँ जोर से बोलो, ओमेगा के लिए 2π/t होता है। बिल्कुल सही बात। तो अगर टाइम पीरियड के टर्म में देना चाहें तो m ओमेगा को 2π/t देंगे, उसके बाद स्क्वायर देंगे, फिर आप क्या हो जाएगा बोलो तो? 2 दूना 4 इधर कर देते हैं, m पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r। ये किसके टर्म में हुआ बाबू? ये किसके टर्म में आया? टाइम पीरियड के टर्म में हुआ। ये किसके टर्म में हुआ? किसके टर्म में हुआ? टाइम पीरियड के टर्म में। अच्छा, टाइम पीरियड को क्या देते हैं? टाइम पीरियड को 1/फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना। टाइम पीरियड 1/n या n इक्वल टू क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड क्या होता है? 1/टाइम पीरियड क्या होता है? 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो 1/टाइम पीरियड का स्क्वायर यहाँ पर है, 1/टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4m पाई स्क्वायर 1/t स्क्वायर n स्क्वायर। आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं?
और यहाँ पर एन क्या है, एन क्या है, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो इस फार्मूला को लेंगे, टाइम पीरियड दिया हुआ हो इस फार्मूला को लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ इस फार्मूला को लेंगे, सिंपल वेलोसिटी दिया हुआ तो अभी जो ऊपर देखे हम लोग mv² अपॉन r वाला फॉर्म इस फार्मूला को लेंगे। और ये भी करें कि सबको याद रखना कोई जरूरी भी नहीं, आप निकाल भी सकते, निकालने में भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। mv² अपॉन r है, मान लीजिए फटाफट चेंज कर लीजिए, v को ω² से कन्वर्ट कर लीजिए और जो दिया हुआ है उसी फार्मूला के टर्म में ला दीजिए, क्योंकि ओमेगा को आपको पता है 2π/t भी डायरेक्ट याद रहता है, आपको रखना भी है, और ओमेगा के लिए 2πn भी होता है, 1/t को n लिखते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात होगी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपका ये फार्मूला आ जाएगा, टाइम पीरियड के टर्म में फिर आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। बोलो, बात आई समझ में, ठीक है।